ओके ना। तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर 3 है। ठीक है, साइकोलॉजी का मीटिंग लाइफ चैलेंज। ठीक है, उससे पहले जो आज ये हम चैप्टर करने वाले हैं, मेरे पास इसका माइंड मैप है। ठीक है, जो मैंने बनाया था जब मैंने पढ़ा था। तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक एक टॉपिक वाइज जाएँ, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम उस माइंड मैप से कवर कर लें। सारे टॉपिक्स उस माइंड मैप में कवर हैं, है ना। और साइकोलॉजी में मेन यही होता है कि आप चैप्टर का समझो कि चैप्टर में क्या क्या है और बाकी आप खुद बना के लिख सकते हो, है ना। ये साइकोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इसमें बस मेन है आपका समझो आप। ठीक है, कि चैप्टर का जो टॉपिक है वो आप समझ जाओगे तब अपना खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बोलते हैं, माइंड मैप है इसका, उसे हम एक बार गो थ्रू करेंगे और पूरे चैप्टर उससे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इससे आपको ईजी याद भी रहेगा पूरे चैप्टर की, पूरे चैप्टर में क्या था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, इसके नाम में ही आधी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले हाँ, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। देखो चैप्टर का मीन क्या है, कि चैप्टर ये कह रहा है कि आप जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके जो चैलेंज होते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में जो आपके चैलेंज होते हैं आप उसे कैसे फेस करते हो, उसे कैसे मीट करते हो, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। जैसे कि मान लो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, या कुछ भी ऐसे आने वाला है जो आपको स्ट्रेस देता है, जो भी आपको भी जो चैलेंज है आपके लिए, है ना, कि आपको इधर जाना है, कोई फंक्शन है या फिर एक डिबेट फंक्शन है, वहाँ पर आपको जाना ही है क्योंकि आपका लाइक कंपलसरी आपको जाना है ना, आपको डिबेट करना वहाँ पर। तो वो जो चैलेंज है, जो आप उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करोगे, है ना, अब उस पर आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है उस चैलेंज का, स्ट्रेस का, उसे आप कैसे टैकल करोगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है चैप्टर में वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, देखो भाई, स्ट्रेस बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसमें साइकोलॉजिकल, है ना, साइकोलॉजिकल या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे फिजिकल, है ना, और साइकोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है बॉडी का, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शन होता है बॉडी का, बॉडी का रिएक्शन होता है टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रॉब्लम यू फेस्ड, एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन यू फेस। मीन्स आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी दुविधा बोल सकता हूँ मैं, जिसे आप फेस करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है ना, उसे मैंने स्ट्रेस बोला है। ओके, अब स्ट्रेस सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रेस, है ना, और एक यू स्ट्रेस। इसके नाम में छुपा हुआ है कि ये कहना क्या चाहता है। डिस्ट्रेस का मतलब होगा जो नेगेटिव इफेक्ट देगा बॉडी को। ठीक है, और नेगेटिव इफेक्ट मान लो आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा स्ट्रेस है, जैसे आप सोच रहे हो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट कैसे आ सकता है कि आप चिड़चिड़े हो चुके हो, इरिटेशन हो रहा है आपको, है ना, आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंक गुड भी होती है, बैड भी होती है ना, पर इसका आपको बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ओवर थिंक का। ठीक है, आपका आप ओवर थिंक कर रहे हो, है ना, आपकी क्या बोल सकते हैं, जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है इससे, ज़्यादा सोचने के चक्कर में कि आप, है ना, तो इससे जितने भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, एंड देन इट्स यू स्ट्रेस, मतलब वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपको, है ना, कि लाइक जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, बट आपको क्या है, इसका पॉजिटिव स्ट्रेस है, मीन्स कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप इस बार और ज़्यादा हार्ड वर्किंग से पढ़ोगे। ठीक है, स्टडी करोगे, तो इसका बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उस स्ट्रेस का। ठीक है, तो ऐसा भी स्ट्रेस होता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे आपको उस पॉजिटिव उसके बारे में स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, देन स्ट्रेसर क्या होते हैं, जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती हैं, जैसे कहीं जाना, जैसे किसी के घर जाना, है ना, ये भी बहुत लोगों को स्ट्रेस देता है कि जो इंट्रोवर्ट होता है भाई, वो किसी ऐसे सोशल गैदरिंग में प्रेफर नहीं करता जाना, है ना, तो उसके लिए वो क्या, वो स्ट्रेसर की तरह हुआ। बहुत लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेसर्स होते हैं, डिपेंड ऑन देयर पर्सनैलिटीज़ की उसका स्ट्रेसर क्या है। ठीक है, स्ट्रेसर के बारे में अगर एग्जामिनर पूछता है तो बेसिकली यही लिखना है कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती हैं। सिंपल। नाउ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस का मीन्स क्या हो गया कि किस किस प्रकार के टाइप स्ट्रेस होते हैं। अभी हमने जो ये वाला पढ़े थे ये था कि पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव स्ट्रेस, बट अब और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले हो गया तुम्हारा फिजिकल और इन्वायरमेंटल, लाइक ऐसा कुछ फिजिकल या ऐसा कुछ इन्वायरमेंट हो जिससे आपको स्ट्रेस मिले, है ना, तो इसे आप ऐसे नॉर्मल समझ सकते हो, ऐसा कुछ जैसे पीटीएम होती है आपके स्कूल में। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंट का जो स्ट्रेस होता है ना, एग्जाम सेंटर में आप बैठे हुए एग्जाम दे रहे हो, तो वो जो इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है आप ऐसे समझो, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजी मीन्स बेसिकली जो आपकी थिंकिंग, है ना,
जो आपको सोचने से आपको ऐसा लगता है, जिसमें आपको इंटरनल स्ट्रेस आ गया है ना, जो आप जैसे इंटरनल मतलब जो आपके अंदर से आपको प्रेशर फील होता है, इंटरनल प्रेशर जो फील हो रहा है ना, कि मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, है ना। फिर एक फ्रस्ट्रेशन का मीन्स क्या हो गया कि आप उस चिड़चिड़ापन एक तरह से कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन है ना, वो साइकोलॉजी में आ गया। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स हो गया कि आप ऐसा कुछ लाइक जो प्रॉब्लम हो, आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, है ना, जो साइकोलॉजी आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रहा हो कि ये मेरे घर पे डेली आ जाता है, ये ऐसा बैठ रहा था, ये तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, ऐसा कुछ भी जो आपको कॉन्फ्लिक्ट देता हो, जो प्रॉब्लम देता हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम हो, है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे कोई सा भी एग्जांपल, मेरे पास अभी बहुत बेकार बेकार एग्जांपल है इसलिए मैं दे नहीं पा रहा, है ना। और नेक्स्ट है आपका सोशल प्रेशर, है ना। सोशल प्रेशर नाम से पता चल रहा है कि जो सामाजिक प्रेशर है कि भाई आपके 3 अटेम्प्ट्स हो गए, आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, अभी आप IIT नहीं कर पा रहे, है ना, आपका ये वाला एग्जाम नहीं निकल रहा, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, तो जो सोशल प्रेशर होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिली अभी तक, वो कुछ भी, है ना, वो आपका सोशल प्रेशर में आ गया। नेक्स्ट जो है आपका सोशल स्ट्रेस, देखो ये इसका टाइप है, वेट, ये टाइप है इसका, किसका, स्ट्रेस का, ठीक है। ये वाला जो सोशल प्रेशर है वो अलग है, और जो सोशल स्ट्रेस है वो अलग है, मतलब दोनों का मीन एक ही है, बट एक साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस है कि जो आपकी ब्रेन से सोशल स्ट्रेस है कि अगर मैं इस साल पास नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना। तो ये जो जो आप खुद सोच रहे हो वो सोशल स्ट्रेस है, जो ये क्या सोशल प्रेशर जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, सोच के क्रिएट कर रहे हो ब्रेन से। सोशल प्रेशर क्या हो गया, जो समाज आप पे क्रिएट करता है, जो समाज आप पे क्रिएट करता है, जो सोसाइटी आप पे क्रिएट कर देती है आप पे, है ना, कि अगर आप कुछ भी मान लो, अगर आप जैसे कि अगर आप लेडी हो तो आप बाहर नहीं जा सकते रात में, है ना, तो ये समाज ने आप पे स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है। और जो साइकोलॉजी वो आप खुद क्रिएट करते हो कि मैं अगर मेरी जॉब नहीं लगी या फिर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो सारा ये चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट आपका स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस एंड हेल्थ में क्या होगा, एक जैसे कि जो आप स्ट्रेस लेते हो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एक है आपका बर्नआउट हो जाना, बर्नआउट मीन्स कि आप थक जाते हो, है ना, बर्नआउट हो गया पूरे। एंड नेक्स्ट इज 50 to 70% साइकोलॉजिकल फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस का मीन्स, इलनेस का मीन्स होता है कुछ अरे यार, हाँ, डिसीज हो जाना। इलनेस मीन्स वीकनेस हो जाना, है ना। इलनेस का मीन्स बीमार हो जाना हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो, है ना। तो स्ट्रेस का इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी हेल्थ पे, है ना। आप इतना सोच रहे हो, आपको इतना स्ट्रेस है, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट क्या है आपकी बॉडी पे, है ना। बर्नआउट हो जाना, बर्नआउट का मीन्स कि आप पूरा थक जाना, पूरा इरिटेशन हो जाना, पूरा थकान हो जाना कि भाई मतलब और कुछ करने का हिम्मत ही नहीं है, पूरे थक चुके हो, बर्नआउट हो चुके हो, है ना। और दूसरा क्या है कि 50 to 70% आपको बीमारियाँ स्ट्रेस की वजह से लग जाती हैं। आप पूरे हेल्दी हो, अच्छा डाइट वाइट है, बट आपका स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं, आपके इलनेस होने लग जाएगी, इलनेस होने लग जाएगी, और फिर आप खाना भी, आपका फिर बाकी प्रॉब्लम आ लगेगी, आप खाना नहीं खाओगे और ये सारी धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब आपको इतना स्ट्रेस होता है उसे मैनेज कैसे करोगे, है ना, उसे बेसिकली कोपिंग का मीन्स आप उसे हैंडल कैसे करोगे, इतना सारा स्ट्रेस है, आप उसे मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहला आ जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आपके आ जाएंगे मेडिटेशन, है ना, आपको और ज़्यादा जैसे कि अपने फ्रेंड से मिलना, जो बेसिकली आपको रिलैक्स करे, ठीक है, कि आप उस टाइम पे ये ना सोचें, मतलब आप अपने स्ट्रेस से दूर हो जाएं, है ना। बेसिकली जो, हाँ, बेसिकली ऐसी टेक्निक्स जो आपको दूर करें अपने स्ट्रेस से, कि आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो पहली तो मैंने आपको रिलैक्सेशन टेक्निक बताई, है ना। आप जैसे फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जो जो बेसिकली आपको उन चीज़ों से दूर रखे, आप उनके बारे में ना सोचो, आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो। नेक्स्ट जो है मेडिटेशन, ठीक है। बायो फीडबैक, देखो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आप फीडबैक दे रहे हो, मतलब उसका वापस रिप्लाई कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। बायो का मीन्स क्या हो गया कि आप किसी भी चीज़ का लिविंग का फीडबैक दे रहे हो, लाइक जैसे कि आप कहीं भी जाते हो तो बायो फीडबैक देना, जैसे कि आप नेचर को फील कर रहे हो, है ना। ऐसे आप गार्डन में घूम रहे हो तो फ्लावर्स को देख रहे हो और उनसे खुश हो रहे हो, उन्हें देख के खुश हो रहे हो, तो आप ये जो नेचर है उसे आप फीडबैक दे रहे हो, उससे आप खुश हो रहे हो, उससे आपको स्ट्रेस, आपको रिलीफ हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। नेक्स्ट जो है आपका क्रिएटिव विजुअलेशन, आप क्रिएटिव विजुअलाइज कर रहे हो। अब इसमें आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका लाइक आप क्रिएटिव विजुअलाइज कर रहे हो, इसमें आपकी और चीज़ें आ गई, जैसे कि आप डायरी लिखते हो, है ना, जर्नल लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें आ गई जिससे आप क्रिएटिवली आप ऐसा विजुअलाइज कर रहे हो कि आप जैसे कि कोई बीमार होता है तो क्रिएटिवली विजुअलाइज करते हैं कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हैं इसमें, है ना। नाउ एक्सरसाइज, अगर आप सपोज करो कि आपको लाइक आपका कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आपका लाइक हार्ट ब्रेक है, ऐसा कुछ भी हुआ, तो ज़्यादातर बंदे क्या प्रेफर करते हैं कि वो जिम जा रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज देखो पहली चीज़ तो आपकी बॉडी फिट होगी, ठीक है, बॉडी फिट होगी तो फिर ब्रेन भी उससे फिट होगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप आलसी नहीं रहोगे ना। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे, आलसी हो जाओगे, तो फिर ना कुछ करने का मन करेगा, फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो आपको परेशान करेंगे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, है ना।
इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। और इसके बाद जो आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको आपका बिहेवियरली आपको चेंज कर देती हैं, बिहेवियरली आपको चेंज कर देती हैं। और बेसिकली साइकोलॉजी आपको चेंज, साइकोलॉजिकल आपको चेंज कर देती हैं, बिहेवियरल आपको चेंज कर देती हैं, जिनसे आप जो आपका स्ट्रेस है उसे आप क्या बोल सकते हैं, कॉप अप कर पाओ और उसे आप रूल आउट कर पाओ, है ना, उससे आप आगे बढ़ पाओ। तो उसके लिए होती है ये वाली टेक्निक्स। एंड इन टेक्निक्स में आप वेट, अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि ये आपको रिलीफ देंगे एक तरह से, है ना। हाँ, जो सीबीटी है ना, आपको बेसिकली कॉप अप करने में मदद करेंगे। जो भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ हो रही है, उनसे आपको कॉप अप करने में मदद करेंगे। कॉप अप मतलब आप कॉप अप का मीन्स हो गया कि उन्हें रूल आउट बोल सकता हूँ मैं, या फिर उनसे जीतने में बेसिकली, है ना, उनसे मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद अब। देख भाई, कॉप अप का मीन्स यही हुआ कि उसे आप या तो रूल आउट कर रहे हो या फिर आप उसे बेसिकली टैकल कर रहे हो। हाँ, बेस्ट वर्ड ये रहेगा, ठीक है, उसे आप टैकल कर रहे हो। नाउ अब आ जाता है कि हाँ, लाइफ स्किल्स, ठीक है। अब लाइफ स्किल्स में क्या क्या है कि बेसिकली आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या स्किल्स हैं। देखो, पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट। हर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर पा रहे हो। क्योंकि देखो, कभी कभी स्ट्रेस आपको ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि मुझे ये वर्क करना था, मेरे पास टाइम भी था, बट मैं उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स मैंने उस काम को सोचा कि मैं कल कर दूंगा, फिर कल कर दूंगा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहा, है ना, वर्क को मैंने उस टाइम पे नहीं कंप्लीट किया। तो ये इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये 10 मिनट दिए तो 10 मिनट में ये वाला काम मैं कंप्लीट कर दूंगा। जो प्रायोरिटी है उस काम को मैं पहले कर दूंगा, ये प्रायोरिटी है इसे मैं पहले कर दूंगा, है ना। ऐसे मैं वेट नहीं करूंगा कि चलो बाद में कभी कर लेंगे, फ्री होकर कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं। जो मेन काम है उसे मैं पहले करूंगा, कितना भी मेरे पास और फालतू काम हो मैं उन्हें नहीं देखूंगा पहले। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। देन आपका आ जाता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मीन्स क्या हो गया कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है, ऑप्टिमिज्म सोच रहे हो कि हर चीज़ का पॉजिटिव सोच रहे हो कि मैंने एग्जाम दिया, वो बाद में देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट होगा, बट इतना तो पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, फेवर में होगा मेरे, है ना। आप नेगेटिव नहीं सोच रहे कुछ भी ना। देन आपका रेशनल थिंकिंग होगी। रेशनल थिंकिंग का मीन्स क्या हो गया कि आप बेसिकली जो भी आप सोच रहे हो, है ना, हाँ, रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग का मतलब होगा कि जैसे कि आप जो भी सोच रहे हो उसे आप, रेशनल का मीन्स क्या होगा कि लॉजिक से सोच रहे हो, ठीक है। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या फिर कंक्लूजन कर रहे हो, वो आप एक लॉजिकल प्रिंसिपल या फिर एक क्या कह सकते हैं, रेशनल कुछ रीजन होना चाहिए, है ना। लॉजिक हो जिसमें रीजन हो, जिसमें फैक्ट हो, जिसमें फैक्ट हो, है ना, रीजन हो, ऐसी आप थिंकिंग कर रहे हो। मीन्स कि जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि आपने सोचा कि मैं अब हेल्दी फूड खाऊंगा, है ना, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, रेशनल थिंकिंग कर रहे हो कि मैं हेल्दी फूड में क्या खाऊंगा, जैसे जो पल्स होंगे जिनमें जिनमें प्रोटीन होगा। आप ऐसा फैक्ट वाइज या फिर ऐसा लॉजिकल थिंक करके सोच रहे हो कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी खा लूँ, है ना, ऐसा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ऐसा मैदा वैदा का कुछ नहीं खाऊंगा, मोमोज समोसा ऐसा कुछ नहीं, है ना, अपनी हेल्दी डाइट रखूंगा। ये एक एग्जाम्पल है फॉर रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, फैक्ट वाइज सोच रहे हो, ठीक है, फैक्ट वाइज या फिर ऐसा कुछ भी जो जिसमें रीजन आपका हो, ठीक है। नाउ तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका इसमें एक्सरसाइज, जो मैं अभी आपको बता चुका था। देन प्रॉपर डाइट, इसका मैंने अभी एक एग्जांपल अभी ये वाला दिया था रैशनल थिंकिंग में, वो हो गया, ठीक है। देन देखो बेसिकली क्या है कि एक्सरसाइज हो गया, प्रॉपर डाइट हो गया, या आपकी हेल्थ इंप्रूव करेंगी, है ना। हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इसका। आप कितना भी स्ट्रेस लेते हो, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छा खाना खा रहे हो, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि आप ऐसे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो तो उससे भी आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करेंगी, है ना। तो स्ट्रेस बाहर से नहीं होता, कभी कभी अंदर से भी होता है। जो आप खाना खा रहे हो ना, उनसे भी स्ट्रेस आपको होता है। तो आप ये मत समझिए कि स्ट्रेस हमेशा उन चीज़ों से होगा जो बाहर की ऐसी चीज़ें जो आप अंदर खा रहे हो वो भी आपको स्ट्रेस देती हैं, बेसिकली फूड, है ना। नाउ इंप्रूव रिलेशंस। इंप्रूव रिलेशंस का मीन्स आपका रिलेशन बाहर वालों से नहीं, अपने फैमिली से भी हो गया, इसमें हर चीज़ से हो गया। टीचर से कैसा रिलेशन, है ना, फ्रेंड से कैसा है ना, है ना, टीचर से कैसा, फैमिली से कैसा, इनसे आप बात करते हो कि नहीं करते, इन्हें आप अपनी हर मेन जो प्रॉब्लम्स है वो बताते हो कि नहीं बताते, फ्रेंड्स कैसे हैं आपके, है ना। ये जो रिलेशन है कि ऐसा नहीं कि इसने मेरा फ्रेंड ने मेरा मैसेज नहीं देखा तो मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ें नहीं भाई, है ना। ये रिलेशन को ख़राब कर देती हैं। आपको अपने ईगो को साइड रखना है। और जो वैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि समटाइम्स जो स्ट्रेस होता है वो आपके फैमिली वाले को अगर आप बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है ना, फ्रेंड्स को बताओगे तो वो एक आपको अच्छी एडवाइस देंगे। टीचर्स को बताओगे आप कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको मेंटल प्रेशर दे रहा है, तो ये पक्का आपको कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ अच्छी एडवाइस देंगे, है ना। देन सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मीन्स क्या होगा कि आप अपनी खुद की केयर कर रहे हो, मतलब अपने बारे में भी तो कुछ सोचो ना, कि आप अपने बारे में कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते। वो सारी चीज़ें आ गई इसमें आपकी, है ना, कि आप इसमें बॉडी केयर हो गया, है ना, इसमें आपका बॉडी केयर हो गया, और सारी चीज़ें हो गई कि आप अपने अपने बारे में कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में आपके तीन आ गए, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, एंड देन टेंजेबल। ओके, नाउ
एक एक करके देखते हैं होता क्या है। देखो सोशल सपोर्ट का क्या हो गया कि जो आपको सोसाइटी आपको जो सपोर्ट कर रही है, पहली चीज़ इमोशनल करेगी, है ना, कि आपने किसी को बताया कि भाई मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, तो वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, है ना, तो वो चीज़ आ गई इसमें। टेंजिबल टेंजिबल का मीन्स क्या हो गया, फिजिकल हेल्प कर रहा है वो, है ना, कि आपको जैसे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपने सोसाइटी से कहा, सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है, आपका ब्रदर भी हो सकता है, आपने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे ये वाला काम कर दे, तो उसने फिजिकल आपकी हेल्प करी, है ना, इमोशनल क्या बोलते हैं, इमोशनली आपने हेल्प करी, तो ये हो गया। तीसरा क्या है, इन्फॉर्मेशनल। इन्फॉर्मेशनल मीन्स आपने एडवाइस ली, सजेशन लिया, सोशल में आपके टीचर्स भी आ गए तो अपने टीचर से सजेशन लिया, कोई एडवाइस लिया कि सर मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। बाकी एक बार इन्हें तुम समझ जाओ, एग्जाम्पल तुम खुद अपने बना के ले सकते हो डे टू डे लाइफ के, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं होता, ठीक है। बेसिकली आप इसमें समझ जाओगे तो आप खुद बना बना के लिख लोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सर रटना है, रटने वाले इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इफेक्ट क्या है स्ट्रेस के, इमोशनल इफेक्ट हो सकता है। इमोशनल का मीन्स आपकी आप इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास, है ना, कि आप ऐसे कोई भी बोलता है आप बुरे मान जाते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, है ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर आप जैसे कि आपको कुछ बुरा लग गया तो आप ऐसे इमोशनल हो गए ना, तो वो इमोशनल को सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई चल कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इमोशनली, ठीक है। देन आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, ब्रेन वाला। देन कॉग्निटिव थिंकिंग की है, जो आपको थिंकिंग स्ट्रेस दे रही है कि भाई मेरा क्या होगा, है ना। देन बिहेवियरल की बिहेवियर से आपको अगर ऐसा स्ट्रेस मिल रहा है, हाँ, बिहेवियर से आपको अगर स्ट्रेस मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस की, स्ट्रेस का सोर्स क्या है। देखो पहला तो हो सकता है लाइफ इवेंट्स, और दूसरा हो सकता है ट्रॉमेटिक इवेंट। अब दोनों को क्या है एक बार हम देख लेते हैं। देख भाई, लाइफ इवेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा किसी की सडन डेथ हो जाना, है ना, या फिर ऐसा कुछ भी हो जाना जो आपको बेसिकली जो ये तो ट्रॉमेटाइज हो गया, चल डेथ वाला तो ट्रॉमेटिक वाला हो गया, है ना, कि जैसे जो भी जिसने आपको हिला के रख दिया वो ट्रॉमेटिक वाला हो गया, जैसे सडन डेथ हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये ट्रॉमेटिक वाला। लाइफ इवेंट क्या हो गया, लाइफ इवेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में इवेंट आया हो, है ना, जिसने आपको स्ट्रेस दिया हो, कि फेल हो जाना, है ना, एग्जाम्स में फेल हो जाना, रिजेक्शन मिलना किसी में भी, तो वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस भी देती हैं, ये लाइफ में हो गई, ठीक है। अच्छा ट्रॉमेटिक वाला आपको समझ गया ना कि वो क्या था, वो ऐसा कोई सडन डेथ हो जाना, ऐसा कुछ भी जो आप अनएक्सपेक्टेड हो गया, अपने ऐसे ये तो पता हो सकता है अचानक हो जाना, आप ट्रॉमेटाइज हो जाओ, ठीक है। अच्छा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्लियर हो गया ना। इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बिहेवियर, मतलब ये आप इनके वर्ड से समझ सकते हो कि कहना क्या चाहते हैं। बिहेवियर का स्ट्रेस का मीन्स क्या होगा कि कुछ बिहेवियर आपको ऐसा स्ट्रेस देता है कि इसकी ये हरकत मुझे ऐसे टेंशन सी देती है कि ये क्या करता है ना, उसमें कुछ भी हो गया। कॉग्निटिव थिंकिंग से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, ओवर थिंक हो गया, कुछ भी हो गया। देन साइकोलॉजिकल कि कुछ आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दे रहा है ना, और देन आपका इमोशनल हो गया कि कुछ आपको इमोशनली स्ट्रेस दे रहा है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल में आपको पैथोजेंस आ जाते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं इन हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो पैथोजेंस का मीन्स क्या हो गया, जो आपकी बॉडी को हार्म करे। इसमें बॉडी को हार्म कैसे कर सकता है ना, इसमें आपके वायरस आ गए, है ना, जो आपकी बॉडी जैसे कि आपकी बॉडी है, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी जो जिससे आपकी बॉडी का इम्यून कम हो जाएगा, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है। इससे आपको डिसीज़ हो सकती है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस से भी डिसीज़ फैलती है ना, बैक्टीरिया में है, वायरस है इसमें। तो पैथोजेंस ये होते हैं जो आपकी बॉडी पे क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं बेसिकली, है ना। तो पैथोजेंस क्या है, जो डिसीज़ को कैरी कर रहे हैं, है ना, जो आपकी बॉडी है, मतलब होस्ट है। होस्ट का मीन्स क्या होगा, जिसकी बॉडी है, जिसपे अटैक होने वाला है ना, होस्ट बॉडी है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। देन आपका स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी आ गया, कि आप स्ट्रेस को रोकते कैसे। रेसिस्टेंस का मीन्स हो गया रोकना, ठीक है। नाउ इसके भी दो टाइप्स हो गए। पहला हो गया हाई स्ट्रेस बट लो लेवल ऑफ इलनेस, मतलब स्ट्रेस आपको ज़्यादा है बट जो इलनेस है, इलनेस का मीन्स क्या हो गया, डिसीज हो गया, है ना, वो उसका लेवल कम है। नाउ अगला हो गया तुम्हारा हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब जैसे कोई चैलेंज है ना, उसे आप रेसिस्ट करते हो, कंट्रोल हो गया। देन कमिटमेंट हो गया, ऐसी चीज़ें होगी जिनसे आप जो आपको रोकती हैं स्ट्रेस से, ठीक है। आप जैसे चैलेंज लेना प्रेफर करते हो, कि जैसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि हाँ मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे फिनिश कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। ऐसा चैलेंज ले लिया आपने कंट्रोल कर लिया कि भाई ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसे कंट्रोल करूंगा। ऐसे कोई भी एडिक्शन हो गया, ऐसी कोई भी हैबिट होगी, तुमने इसे क्या बोलते हैं कंट्रोल कर लिया। कमिटमेंट कर लिया कि जब तक मैं इसे हराऊंगा नहीं तब तक मैं बैठूंगा नहीं, मैं इसे पक्का हराऊंगा, तो वो कमिटमेंट कर दिया आपने, ठीक है। वर्ड में पूरा खेल है, वर्ड समझो, बाकी तो खुद बना के लिख लोगे क्या लिखना है। नेक्स्ट अब क्या करें, कॉपिंग कर लेते हैं। और कुछ है क्या, गैस मॉडल बाद में देखेंगे, कॉपिंग देख लेते हैं। देखो कॉपिंग का मीन्स क्या होगा कि आप उसे कैसे टैकल करते हो, है ना, हाउ टू टैकल कुछ भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं। पहली डायनेमिक सिचुएशन, है ना। डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस मीन्स डायनेमिक का मीन्स हो गया जो हमेशा चेंज होता रह रहा है बार, है ना। ऐसी सिचुएशन है ना, या फिर ऐसा स्पेसिफिक रिएक्शन है स्ट्रेस के प्रति। तो स्पेसिफिक रिएक्शन का मीन्स क्या होगा कि आप उस स्ट्रेस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, कि जैसे कि कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक हो, है ना, कि आप जैसे कि अगर ये आपके साथ होगा तो मैं पक्का ऐसे ही करूँगा, है ना, या फिर ऐसा जब भी मेरे साथ होता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ,
जैसे कि अगर आपको बुरा लगता है तो आप हमेशा खाना खाते हो ज़्यादा, तो ऐसा होता है किसी किसी के साथ, तो ऐसे आप वो टैकल करते हैं स्ट्रेस को, बहुत लोग टैकल अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। तो वो ही हम इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंडर्स एंड पार्कर। ये सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट का नाम है दो। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा था कि आप टास्क ओरिएंटेड, इमोशनल ओरिएंटेड और अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग कर सकते हो। इनका मीन क्या एक एक करके देखते हैं। वेट, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। टास्क ओरिएंटेड मीन्स क्या हुआ कि आपने एक टास्क को ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मीन्स क्या हुआ कि आपने उसे चुन लिया है ना, ओरिएंट कर लिया। तो टास्क ओरिएंटेड आप उसे कोप अप कर रहे हो, ठीक है। देन आपका इमोशनल हो गया कि आप आपने इमोशनली आप कैसे उसे टैकल कर रहे हो। एंड देन अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब कि आप उसे अवॉइड कर रहे हो कि भाई छोड़ो यार, है ना। या फिर आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि नहीं यार मैं उसे टैकल, मैं जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं छोड़ो यार, मैं देख ही नहीं रहा, है ना, मैं मुझे मुझे टैकल ही नहीं करना, आप अवॉइड कर रहे हो। इमोशनल मीन्स कि आप उसे इमोशनली कैसे उस चैलेंज को फेस कर रहे हो। और टास्क ओरिएंटेड मीन्स कि आपने टास्क ले लिया कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं ऐसा टास्क ले लेता हूँ कि मैं 30 दिन में ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं ऐसा टास्क कर लेता हूँ कि कुछ भी हो सकता है कि जैसे 30 दिन में एग्जाम है, तो मैं ऐसा टास्क कर लेता हूँ कि मैं इसे फेस कर लूँगा। इसके बाद आपका आ जाता है दो साइकोलॉजिस्ट और हैं, लार्जरस एंड फॉल्कमैन। इन दोनों ने क्या था, इन दोनों ने क्या कहा था कि इमोशनल फोकस्ड और प्रॉब्लम फोकस्ड, ठीक है। इन दोनों ने ये दिया था कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कि इमोशनल आप फोकस हो, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उसे प्रॉब्लम फोकस्ड हो, कि आप बेसिकली प्रॉब्लम ही देखते हो, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम पे आपको मेन फोकस है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इमोशनल फोकस मीन्स कि आप उसे इमोशनली उसका पूरा फोकस देख रहे हो कि इसका पूरा क्या कह सकते हैं कि इमोशनली पूरा उस पर फोकस हो कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। ओके, तो ये है आपका साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। साइको का मीन्स हो गया आपका ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो का भी मीन्स हो गया जो ब्रेन से न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेन में ब्रेन के सेल्स होते हैं, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा ना साइंस में, ऐसे होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऐसे मैसेज को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वही न्यूरॉन लिखा हुआ इधर। साइको मीन्स आपका साइकोलॉजी वाला आ गया, न्यूरो मीन्स ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी का मीन्स हो गया इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ देखो इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, स्ट्रेस डिक्रीज करता है साइटोटॉक्सिसिटी, और ये डिक्रीज करता है इम्यूनिटी। मीन्स क्या हुआ, जो स्ट्रेस है ना वो डिक्रीज कर देता है, क्या डिक्रीज कर देता है, साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी का मीन्स क्या हो गया कि वो, साइटो का मीन्स हो गया सेल, टॉक्सिसिटी का मतलब हो गया टॉक्सिन, है ना। टॉक्सिन कुछ भी हो सकता है जो बॉडी को हार्म करता है, उस चीज़ को कम कर देता है, मतलब ऐसे सेल्स, साइटो का मतलब सेल्स हो गया, टॉक्सिसिटी का मतलब जो टॉक्सिन्स होते हैं, तो ऐसे सेल्स जो टॉक्सिन्स को टैकल करते हैं, है ना, उन्हें ये कम स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस डिक्रीज कर देगा इन जैसी चीज़ों को, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिसिटी समझ में आया। बेसिकली साइटो का मीन्स हो गया सेल, ठीक है। टॉक्सिसिटी का मतलब हो गया टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो बॉडी क्रिएट करती है, जो लाइक अगर कुछ भी हम खाना खाते हैं तो जो वेस्ट निकलता है, जो उसमें हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स हो गए जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, जो एसेंशियल नहीं है, वो सारी चीज़ें टॉक्सिन्स में आ गई, ठीक है। और ये टॉक्सिन्स क्रिएट कहाँ से होता है, लीवर के थ्रू, ठीक है। सपोज करो ये मैं नई स्लाइड में बताता हूँ, जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, अब वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, ओके, वो डाइजेस्ट हुआ, देन उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब किया बॉडी ने तो वो कहाँ जाता है, उसके बाद वो लीवर में जाता है। फिर यहाँ पर लीवर क्या करेगा, लीवर देखेगा कि भाई जो ये चीज़ है ये काम की है कि नहीं है, अगर काम की होगी तो फिर वापस बॉडी को दे देगा, अदरवाइज जो वेस्ट होगा मीन्स जो टॉक्सिन होंगे, है ना, इसलिए लीवर क्या करता है, डिटॉक्स करता है ना, कि वो जो टॉक्सिन है उसे हटा देता है ना, वो फिर ये जो टॉक्सिन होंगे ये क्या, ये बॉडी से आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये था टॉक्सिन। अब यही अगर सेल में होगा तो उसे बोलेंगे साइटोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर दो चीज़ बता रहा था। एक चीज़, अगर बेसिकली जो स्ट्रेस होता है वो डिक्रीज़ करेगा साइटोटॉक्सिसिटी को, जिससे जो इम्यून है, मीन्स जो इम्यूनिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी विच मीन्स कि आपको बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बता रही है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में दूसरा पार्ट है इसका WBC। WBC क्या होता है, जिन्हें हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल का यहाँ पर क्या रोल है, देखो वाइट ब्लड सेल के होता है अंदर जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, एक होगा तुम्हारा T सेल्स, एक B सेल, एक नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये टी की जो तेरे T सेल्स है ना ये मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसलिए इनका नाम है T सेल्स, ठीक है। तो B सेल का मीन्स है ये बोन मैरो में मैच्योर होंगे, बोन मैरो, ठीक है। वेट मैं वापस लिख देता हूँ, बोन मैरो, तो इसलिए इनका नाम है B सेल, ठीक है। T सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थाइमस में इनका मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन का मीन्स ये मैच्योर होंगे वहाँ पर, ठीक है। और B सेल मीन्स ये बोन मैरो में मैच्योर होंगे ना। अच्छा, बोन मैरो होती किधर है, आपका फीमर जो होता है ना, फीमर क्या होता है, आपकी जो थाई होती है, थाई वाली जो हड्डी होती है लंबी थी बड़ी थी, है ना,
उधर उसे बोन मैरो कहेंगे। जो बेसिकली बोन मैरो तुम ये मान लो जो लॉन्ग बोन होगी ना उसे बोन मैरो कहते हैं। ये ऐसे ये मैंने बोन बनाई है तो ये बोन मैरो होगी, ठीक है, मतलब अच्छी नहीं बनी बट ठीक है। अब बात आती है टी सेल्स में भी इन्होंने दो चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ ये डिस्ट्रॉय करेगा इन्वेटर को, मीन्स जो बाहर से जो चीज़ें आ रही है उन्हें ये डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी चीज़ विद टी हेल्पर सेल, नाम से पता चल रहा है टी सेल्स वाले हेल्पर मीन्स जो हेल्प करते हैं, ये बेसिकली ये हेल्प करेंगे, ठीक है। टी सेल्स बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, सेल्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उन्हें ये ढूंढ ढूंढ के मारता है, ठीक है। इनका नाम ही लिखा हुआ है टी हेल्पर सेल। अच्छा जैसे कि अगर तुम्हें पता होगा जब HIV वायरस आता है ना तो तब जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, TH सेल जिन्हें बोला जाता है, ये टी हेल्पर सेल, इनकी ये वो जो HIV वायरस होता है वो इन पर अटैक करता है तो इसलिए कम हो जाते हैं, ठीक है। अब और ये डिस्ट्रॉय क्या करेगा इन्वेटर्स को, मतलब जो बाहर से अंदर आ रहे हैं ना सेल बॉडी में, उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है जो काम की नहीं है, जो ऐसी वेस्ट है बैक्टीरिया है उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका बी सेल। बी सेल क्या है, वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो एंटीजन के अगेंस्ट लड़ेंगी, ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी पता चला ना, बेसिकली जो सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका ए पॉजिटिव सेल है ना, ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास ए पॉजिटिव है तो जो बी होंगे है ना वो वाला ब्लड आप में ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता, मीन्स वो वाला ब्लड आप पे नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर चढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो वो सेल उस पर उसकी एंटीबॉडीज बना लेंगे तो वो वाले सेल को आने नहीं देगा वो, समझे। तो इसलिए ए पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ ए पॉजिटिव वाला या फिर जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो ही इसे डोनेट कर सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे अगर वो बी पॉजिटिव होगा तो उस पर ए नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। इसके बाद आपका आता है नेचुरल किलर सेल। ये बेसिकली क्या करता है, ये वायरस और ट्यूमर से लड़ने में मदद करता है। और ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं ना वो ट्यूमर बना लेते हैं, जैसे कि आपका स्किन है, ठीक है, या फिर आपके ये सेल्स है तो इधर वो ऐसे ट्यूमर बना लेगा। क्लस्टर ऑफ सेल्स को ट्यूमर बोला जाता है। तो इसे फाइट करने के लिए नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और किलर बेसिकली ये जो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है देखो, ये इनके पास साइटोटॉक्सिसिटी होती है, मीन्स सेल से जो टॉक्सिन होता है उनसे लड़ने की इनके पास एबिलिटी होती है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पाते हैं GS मॉडल पे, ठीक है। उससे पहले अगर हम चाहें तो इस पर चले जाते हैं क्योंकि ये सब ईजी है थोड़ा सा। अच्छा ये क्या कह रहा है, एक चीज़ होती है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, मीन्स आपका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन मीन्स आपका रिएक्शन क्या है जब एक्सटर्नल मीन्स बाहर से कोई स्ट्रेसर आता है। अगर बाहर से ऐसी कोई चीज़ है जो आपको स्ट्रेस पहुंचा रही है, स्ट्रेसर मीन्स है ना जो स्ट्रेस पहुंचाता है, अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपका रिएक्शन क्या है, उसे आप स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। नाउ अब इसका अब दूसरे पार्ट क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरीज क्या क्या है, पहली लाजारस, ठीक है। लाजारस कोई साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी है। थ्योरी क्या कहती है, ऑल अप्रेजल्स आर सब्जेक्टिव, ठीक है। जितने भी अप्रेजल्स होते हैं, अप्रेजल्स का मीन्स क्या हो गया, आप ये मान लो कितनी भी बातें होती हैं वो सब सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि ये जो बंदे ने बात करी ना ये आपके पेपर्स में आ जाएगा, उसको भी ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो लाइन है ये याद कर लेनी चाहिए कि अगर वो कोई पूछे या फिर अगर कहीं इसकी थ्योरी के बारे में तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके और बाकी तो आप खुद बना सकते हो कि कितना मुझे नहीं लगता टफ होता है ये। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी, अच्छा इसके भी फिर टाइप्स आ जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल, ठीक है। प्राइमरी अप्रेजल्स में क्या जाता है, एनवायरमेंट चेंज होना, जैसे कि न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो हार्म कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, चैलेंज दे रहा आपको। हार्म का मीन्स नुकसान पहुंचा रहा है, थ्रेट का मतलब हो गया वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है बट नुकसान पहुंचा सकता है, थ्रेट आपको से डर है। और चैलेंज का मीन्स ये हो गया कि वो आपको चैलेंज दे रहा है, ठीक है। उसमें भी उसने हार्म तो नहीं किया पर वो हार्म कर सकता है, हार्म में तो वो हार्म करेगा ही, ठीक है। ये आपके एनवायरमेंट चेंज वाले हो गए, जैसे कि प्राइमरी अप्रेजल्स का मीन्स हो गया एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, अगर वो न्यूट्रल चेंज है जिससे ना आपको फायदा मिल रहा है ना उससे नुकसान मिल रहा है, एक पॉजिटिव चेंज है जिससे आपको फायदा है भी मिल रहा है, और एक नेगेटिव है जिससे आपको नुकसान मिलेगा, ठीक है। उसमें आपका हार्म आ गया कि नुकसान तो पहुंच रहा है सीधे, एक चैलेंज आ गया कि हाँ भी चैलेंज है तो एक तरह से हार्म मिल सकता है, थ्रेड है मीन्स हार्म मिल सकता है, ठीक है। सेकंड अप्रेजल्स में क्या आ गया, सेकंड अप्रेजल्स में आ गया जैसे कि सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आप सेल्फ एनालाइज करते हो, मतलब खुद का एनालाइज करोगे, जिसमें आपकी डीलिंग आ गई, डील करना, कोप अप करना। अभी मैंने कोपिंग आपको बताया था, ठीक है, कोपिंग के मैकेनिज्म और सारी चीज़ें। और इसके बाद आ गया आपका प्लानिंग, ठीक है, प्लान कैसे करते हो, कोई भी चैलेंज आता है उसका प्लान कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट अब भाई तेरा आ गया गैस मॉडल, ठीक है। गैस मॉडल, गैस का मीन्स क्या हो गया, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। अब पहली चीज़ इसमें क्या लगी, क्रिटिसिज्म टू गैस, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या मिला गैस को, ठीक है। ये किसने दी हुई है, बाय हैंस सेलियर, ठीक है। भाई इसमें जो नाम आता है ना वो आपको नाम याद कर लेना है। तो क्रिटिसिज्म टू गैस क्या है, नो इंपॉर्टेंट टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेस इज अ बॉडी रिस्पॉन्स, इट्स सेम इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो स्ट्रेस होता है ना वो बेसिकली आपका जो उससे जो जैसे आपको स्ट्रेस मिल रहा है तो जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, है ना, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो एनिमल में भी सेम होगा और आपके
ह्यूमंस में भी सेम होगा, ठीक है। जैसे एनिमल्स रिएक्ट करेगा वैसे ह्यूमंस रिएक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऐसा हुआ, जैसे अगर मान लो अगर तुम्हें सर्दी लग रही है ना, तो तुम क्या करोगे, श्रिंक करोगे ना, ऐसे कांपोगे। तो वही एनिमल करेगा अगर उसे सर्दी लगती है ना। ऐसा तुम कुछ भी मान सकते हो, अगर उसे भूख लगती है तो वो खाना खाएगा, ऐसे आपको भूख लगती है तो आप भी खाना खाओगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, अच्छा देख देख भाई, इसमें ये बता रहा है एड्रिनल पिट्यूटरी सिस्टम, ठीक है, फाइट और फ्लाइट मोड। अब ये क्या होता है, ये गई तेरी किडनी, ठीक है, ये मैंने किडनी बनाई है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड का क्या काम है, बेसिकली ये ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये तब काम आता है जब फाइट एंड फ्लाइट वाला सिचुएशन होता है। या तो कर दो या यहाँ से भाग जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन होती है ना। कोई आपके सामने शेर आ गया तो या तो तुम उससे लड़ लो या फिर वहाँ से भाग जाओ। तो जब जो एकदम से एनर्जी से आ जाती है कि भाई स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस टाइम पे फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होता है। एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी सिक्रेट करती है, एड्रेनलिन निकलता है आपकी बॉडी में, ठीक है, ब्लड में। एकदम से आपकी पसीना निकलने आ जाएगा, एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना। आपके जो क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाल ऐसे फूल से जाएंगे, है ना। तो वो कब होता है, इस वाले में, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जब ये ऐसी कंडीशंस आती हैं ना। इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स किसी चीज़ को रोकना, कुछ रेसिस्ट करना, किसी चीज़ का रोकना, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में क्या कह रहा है कि मोर अवेयर टू बॉडी रिस्पॉन्स। बेसिकली रेजिस्टेंस में क्या, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाती हो बॉडी रिस्पॉन्स के, जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है उससे आप अवेयर हो जाते हो, ठीक है। अगर बॉडी कुछ भी रिस्पॉन्स कर रही है, फिर बॉडी के जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप अवेयर हो जाते हो, ठीक है। इसका मीन क्या हो गया रेजिस्टेंस का, कि मोर अवेयर टू बॉडी रिसोर्सेज, ठीक है। आप अपनी बॉडी, जैसे कि मान लो आपने पानी नहीं पिया बहुत टाइम से, है ना, तो आप अवेयर हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे पानी पी लेना चाहिए क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ठीक है। आप जो बॉडी के रिसोर्सेज हैं उनके प्रति आप अवेयर हो कि हाँ भाई आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या आपकी बॉडी का, बेसिकली आप थोड़ा सा जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी चीज़ क्या आ जाती है, एग्जॉशन। एग्जॉशन मीन्स बर्न आउट हो जाना, ठीक है। एग्जॉशन का मीन्स हो गया कि आप कुछ काम कर रहे हो बहुत टाइम से, है ना, 1-2 घंटे से, तो आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हो। एग्जॉस्ट का मीन्स क्या हो गया, थक गए हो, ठीक है। आपको स्वेटिंग आने लग जाएगी, थक जाओगे, वीकनेस, फटीक हो जाएगी, मसल्स फटीक हो जाएंगी, फटीक, ठीक है, मसल्स फटीक का मीन्स थकान हो जाना, मसल्स में थकान हो जाना। और ये मसल्स फटीक कैसे बनती हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है बॉडी में, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये हो गया तेरा फटीक, एग्जॉशन होता है। तो इससे बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट हमने इधर और पढ़ा था स्ट्रेस में, है ना, इधर ही कहीं था ना, ये क्या कि ये आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट करेगा, बर्नआउट करेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये था तुम्हारा साइकोलॉजी का चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बेस्ट ये है कि तुम इसे लास्ट टाइम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि इस माइंड मैप है, सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं विद माइंड मैप्स। तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, जो इसके सब टॉपिक्स हैं, जो इनके टॉपिक्स हैं, जो इनके सब के टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। ओके, बाकी भी जितने चैप्टर्स हैं वो भी मैं जल्द ही ले आऊँगा। बाकी अभी के लिए तो ठीक है, बाय।